हेलो, आपकी नेक्स्ट वीडियो है लोक साहित्य की उपादेयता के विषय में। किसके विषय में? लोक साहित्य की उपादेयता के विषय में। तो देखिए, लोक साहित्य का अपना विशिष्ट महत्व है और यह मानव की प्रकृति का सहज ज्ञान है। यह मानव जीवन की अमूल्य धाति है। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। लोक साहित्य के माध्यम से ही किसी समाज की यथास्थिति व उसकी संस्कृति की संपूर्ण झलक मिलती है। जन समुदाय विशेष की प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, विश्वास, मान्यताएं, रीति रिवाजों का प्रतिबिंब उनके लोक साहित्य में पड़ता है। किसी भी समाज के पारिवारिक और सामुदायिक जीवन की जानकारी उस अंचल विशेष के लोक साहित्य के अध्ययन से मिल जाती है। लोक जीवन की आर्थिक धार्मिक स्थिति भी लोक साहित्य में स्वमेव अंकित हो जाती है। स्थानीय देवी देवता, उनका पूजन विधान लोक धर्म के रूप में जाना जाता है और उसकी प्रामाणिक जानकारी हमें लोक साहित्य से ही प्राप्त होती है। साहित्यिक दृष्टि से भी इनका महत्व कम नहीं है। लोकगीतों में नवल छंद रूप और नवल अभिव्यक्ति भंगिमा का परिचय मिलता है। लोक साहित्य का अंचल अंचल विशेष के इतिहास और भूगोल को जानने में भी सहायक सिद्ध होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोक साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक भाषा एक जीवंत भाषा है। इसमें गत्यात्मकता एवं परिवर्तनशीलता है। लोक साहित्य में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का अगाध भंडार है। इनके प्रयोग से परिनिष्ठित साहित्य समृद्ध होता है। प्रायः लोक भाषा में मिलती जुलती अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्दों का भंडार मिल जाता है, जिसका अत्यंत सूक्ष्म अंतर अर्थ गांधीर्य में विलक्षण वृद्धि करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी अंचल का लोक साहित्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च अंचल विशेष का विशेष ज्ञान प्रदान करता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य के महत्व को इन शब्दों में प्रकट किया है। लोक साहित्य उस निर्मल दर्पण के समान है जिसमें जनता जनार्दन का अस्तित्व तथा विराट स्वरूप पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ता है। लोक सांस्कृतिक का जैसा दिव्य तथा अकृत्रिम प्रतिबिंब इस साहित्य में उपलब्ध होता है, उसका दर्शन अन्यत्र कहाँ। तो लोक साहित्य की उपादेयता जो है हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा मैं उसको और पूरा कर देती हूँ उसके साथ। पाश्चात्य देशों में लोक साहित्य का अध्ययन सर्वसाधारण जनता के रीति रिवाज और रहन सहन के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वानों का ध्यान गया और उन्होंने सामान्य जनता के द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन किया। प्रसिद्ध विद्वान जॉन आब्रे ने 300 वर्ष पूर्व सन 1987 में रिमेन्स ऑफ जेटेलिज्म एंड जुडाइज्म नामक पुस्तक में इसकी चर्चा की। इसके लगभग 200 वर्ष पश्चात जे ब्रेंड नामक विद्वान ने ऑब्जर्वेशन ऑन पॉपुलर एंटीक्विटीज नामक पुस्तक में सन 1877 में लोक जीवन की चर्चा की। 1846 में इंग्लैंड के विद्वान विलियम जॉन थॉमस ने फोकलोर नामक शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर फ्रेजर वी टाइलर नामक विद्वानों ने भी अपनी अपनी कृतियों में लोक जीवन को उद्घाटित किया। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विलियम ग्रिम और जेकब ग्रिम ने जर्मनी की लोक कथाओं को एकत्रित करके उनका वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ग्रिम्स फेयरी टेल्स के नाम से प्रसिद्ध है। श्लेगल, स्टेंथल चाइल्ड, प्रोफेसर कीट्रीज, प्रोफेसर गूमर, बिशप पर्शी आदि भी लोक साहित्य का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। इंग्लैंड तथा यूरोप के लगभग सभी देशों में फोक लोर सोसाइटी के स्थापना के तहत लोक संस्कृति के साथ साथ लोक साहित्य का अध्ययन विश्लेषण किया गया। ठीक इसी प्रकार अमेरिकन फोकलोर सोसाइटी के अंतर्गत वहाँ के लोक साहित्य का अध्ययन संरक्षित है। भारत में जो लोक साहित्य है उसकी परंपरा, भारत में लोक साहित्य की परंपरा तो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्राचीन है। लोक गीतों के बीच हमें पुरातन और पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद भी मिलते हैं। पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में मिलते हैं। पद्य या गीत के अर्थ में गाथा शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण तथा एनियार्स ग्रंथों में गाथाओं का विशेष उल्लेख है। प्राचीन काल में किसी राजा के अच्छे काम को लक्षित कर जो लोकगीत समाज में प्रचलित थे, वे ही गाथा के नाम से साहित्य में स्वीकृत किए गए। पाली जातक कथाओं में भी अनेक लोक कथाएं मौजूद हैं। विक्रम संवत की तृतीय शताब्दी में राजा हाल या शालीवाहन के द्वारा संग्रहित गाथा सप्तशती में संग्रहित दोहों में लोकगीत का रूप दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जो लोक साहित्य है हमारा, उसका वर्गीकरण भी मैं बता देती हूँ। ज़्यादा या ना बताऊँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बता देती हूँ। देखिए, लोक साहित्य जन साधारण के जीवन का दर्पण है। जन सामान्य जो सोचता और अनुभव करता है वही उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। गीत, कहानियाँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे ग्रामीण जन के हृदयगत विचारों का प्रकाशन ही है। विविध विद्वानों ने लोक साहित्य को विविध कोटियों में वर्गीकृत किया है। डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने लोक साहित्य को निम्नांकित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है: लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने लोक साहित्य को 7 प्रमुख वर्गों में बांटा है। तो क्या है वो? लोकगीत, फोक सॉन्ग्स, कथा गीत, बैलेड्स, लोक गाथाएं, फोक एपिक्स, लोक कथाएं, फोक टेल्स,
लोकोक्तियाँ और कहावतें, प्रोवर्ब्स, पहेलियाँ, रिडल्स, फुटकर रचनाएं। लोकगीत लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत सर्वप्रमुख है। लोकगीतों में जन सामान्य के भाव और अनुभूतियों की व्यापकता सहज रूप से प्राप्त होती है। लोक साहित्य का लगभग अधिकांश भाग लोकगीतों में समाहित है। डॉक्टर देव सिंह पोखरिया के अनुसार लोकमानस की सुख दुखात्मक अनुभूति ही अनगढ़ गेय और मौखिक रूप में लोकगीत के रूप में फूट पड़ती है। साहित्यिक दृष्टि से काव्यात्मक गुणों की अभिजात्यता के अभाव में भी इनका अपना अलग ही नैसर्गिक सौंदर्य होता है। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ग्राम गीत प्राकृतिक उद्गार है। इसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। सभी मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम्य गीत हैं। इसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, लोकगीत में जनजीवन के हर्ष और विषाद, आशा निराशा, सुख दुख सभी की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कल्पना के साथ रस वृत्ति, भावना और नृत्य की हिलोर भी अपना काम करती है, परंतु ये सब खाद हैं। लोकगीत हृदय के खेत में उगते हैं। इसमें हृदय का इतिहास इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे प्रेम में आकर्षण, श्रद्धा में विश्वास और करुणा में कोमलता। प्रकृति के गान में मनुष्य इस प्रकार प्रतिबिंबित होता है जैसे कविता में कवि, क्षमा में मनोबल और तपस्या में त्याग। आप लोग ये देखिए इसमें क्या आया है, क्षमा में मनोबल, यानी कि हम वो इंसान मजबूत नहीं होता जो दूसरे से बदला लेता है। अगर किसी को क्षमा कर दिया तो उसमें ज़्यादा मनोबल की आवश्यकता है। तो आप मजबूत बनिए। जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, उसमें एनर्जी वेस्ट करने की बजाय ये है अपने समाज को सुखमय और समृद्ध बनाने में हम अपना योगदान करें और समाज, परिवार और खुद की उन्नति में अपना समय दें। ठीक है, प्रकृति संगीत में है। लोकगीत प्रकृति के उसी महासंगीत के अंश है। स्पष्ट है कि लोकगीत जन सामान्य के कंठ से स्वतः स्फूर्त एवं भावमयी अभिव्यक्ति है, इसलिए इसका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। डॉक्टर श्याम परमार इसकी विस्तृत व्याप्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं, इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानी में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, बैरागियों ने उपदेश का पान कराया है, विरही युवकों ने अपने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं ने अपने एकाकी जीवन में रस पाया है, पथिकों ने अपनी थकावटें दूर की हैं, किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं। अच्छा, आप देखिए दूसरी परिभाषा हीरा मणि सिंह साथी के अनुसार लोकगीत जनमानस की कोख से उपजे धरती के गीत हैं, जिसमें बांसुरी का आकर्षण है, बीन की मिठास है, पुरवैया की मादकता भी है और नारी कंठों का इंद्रजाल भी है। इनकी बोल में एक युग बोलता है, एक व्यवस्था बोलती है और एक अनुशासित समाज बोलता है। इसमें पीड़ा है, उल्लास है, अपमान है, प्रेम समर्पण का अगाध विस्तार भी है, जहाँ एक व्यक्ति की बोली समष्टि की बोली बन जाती है। अच्छा, लोकगीतों के वैशिष्ट्य को उजागर करते हुए कहते हैं, लोक छंदों का यह रचना संसार सचमुच बड़ा अद्भुत है। यह रचना भी है और उसका संरक्षण भी करता है। यह बात करता है मौसम की, पशु पक्षी, खेत ताल, वन पहाड़, गांव गली, राग रंग की। हमारे व्यक्तित्व के आयाम को सचमुच यहाँ विस्तार मिलता है। वह निखरता है, संवरता है, लालित्य और आकर्षण के और छोर में से वह जुड़ता है। चिंतामणि उपाध्याय लोकगीतों में लोक जीवन की सच्ची झांकी पाते हैं। वे मानते हैं, क्या मानते हैं कि मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए अनेक मार्मिक चित्र लोकगीतों में उतर आते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य कोश में लोकगीत शब्द के 3 अर्थ हैं, लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत, लोक विषय गीत। इस तरह जो गीत लोक द्वारा निर्मित हों, लोक विषयक हों तथा लोक में प्रचलित हों, लोकगीत कहे जाते हैं। लोकगीतों के भी अनेक वर्ग किए जा सकते हैं। लोकगीतों का विभाजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भारतीय लोक साहित्य को 6 श्रेणियों में व्यक्त किया। ठीक है, किनमें 6 श्रेणियों में व्यक्त किया है, जैसे संस्कार गीत, ऋतु संबंधी गीत और व्रत संबंधी गीत और देवता संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत और श्रम संबंधी गीत। ठीक है। अच्छा, संस्कारों की दृष्टि से भारत धर्म प्राण देश है। यहाँ धर्म को जीवनचर्या से जोड़कर अपनाने की परंपरा चली आ रही है और हमारे जीवन के षोडश में जो है षोडश संस्कारों का विधान है। ये भी आप लोग सभी जानते हैं कि षोडश संस्कारों का विधान है। जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक इन संस्कारों की श्रृंखला चलती रहती है। इनमें गर्भाधान, पुंसवन, जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गर्भना और मृत्यु प्रधान है। गर्भाधान और पुंसवन संस्कारों की परंपरा भी अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। केवल 6 संस्कार मुख्य रूप से आज भी निभाए जा रहे हैं। ये भी इन सभी संस्कारों में देश के सभी प्रांतों में लोकगीतों की परंपरा है। जन्मोत्सव और विवाह आदि में जहाँ प्रसन्नता के स्वर गूंजते हैं, वहीं मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत अत्यंत कारुणिक और हृदय विदारक होते हैं। इन गीतों में मृतात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए विलाप की परंपरा है। इन शोक गीतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, हमारे यहाँ मांगलिक गीतों की संख्या ज्यादा है, शोक गीतों की संख्या कम है। ऋतुओं और व्रतों के अनुसार भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ग्रामीण धरती से जुड़े हैं, प्रकृति के से
नज़दीक संबंध रखते हुए इनके गीतों में बदलती ऋतुओं और उनसे जुड़े त्योहारों का आह्लाद समाया हुआ है। वर्षा, हेमंत, शिशिर, बसंत, शिशिर ऋतुओं में बदलते मौसमों का अनुभव और उनसे जुड़े हुए त्योहारों के आनंद की व्यक्ति लोकगीतों में आसानी से मिलती है। जहाँ आषाढ़ का महीना कृषकों को आल्हा गाकर उल्लासित करता है, वहीं सावन के में कजली उनके हृदय की अनुभूतियों का सशक्त साधन है। फागुन में फाग का उल्लास है तो चैत में चैती गाकर वे अपने मनोभावों को शब्द प्रदान करते हैं। यही नहीं, इन ऋतुओं से जुड़े हुए व्रतों के लिए भी अनेक लोकगीत रचे हैं। नाग पंचमी में यहाँ नाग देवता संबंधी गीत उपलब्ध हैं, तो वहीं कृष्ण पक्ष चतुर्थी में बहुरा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया में गोधन की पूजा के विधान के साथ साथ इष्ट परक इनसे जुड़े अनेक लोकगीत प्राप्त होते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई त्योहार या व्रत हो जिससे जुड़ा कोई लोकगीत उपलब्ध ना हो। अच्छा, अब जो है रसानुभव के आधार पर मैं जो है आपको वर्गीकरण अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, बस ईश्वर से हेल्थ के लिए, मेरी हेल्थ के लिए दुआ कीजिए। धन्यवाद।